रात के करीब 8 बज चुके थे, लेकिन अंधेरा इतना गहरा हो चुका था कि लग रहा था मानो आधी रात बीत गई हो। हल्की बूंदाबांदी के साथ साथ तेज ठंडी हवाएं चल रही थी, जिससे टीले वाले बाबा की कुटिया के आसपास सिर्फ पेड़ों के साए साए और झींगुरों की आवाजें आ रही थी, जो आसपास के माहौल में डर पैदा करने के लिए काफी थी। बीच बीच में आ रही कुत्तों के भौंकने की आवाज आग में घी डालने का काम कर रही थी, और वहीं पर टीले वाले बाबा की कुटिया से करीब 50 कदम दूर जितेंद्र का काला साया एक बड़े से पेड़ के ऊपर बैठा था, जो टीले वाले बाबा की कुटिया को एकटक घूरे जा रहा था और सही मौके का इंतजार कर रहा था। इन डरावनी आवाजों के बीच एक मंदिर की घंटी की आवाज भी सुनाई दे रही थी, जो मन को थोड़ा सुकून पहुंचा रही थी। ये घंटी कोई और नहीं बल्कि टीले वाले बाबा अपनी कुटिया के बाहर बनी हुई काली माँ की मूर्ति की पूजा कर रहे थे। हल्की बूंदाबांदी के बीच भी काली माँ की ज्योत इतनी प्रचंड जल रही थी कि वहाँ लालटेन की कोई जरूरत ही नहीं थी। टीले वाले बाबा पूरी तरह काली माँ की पूजा में तल्लीन थे। उन्हें जरा भी अंदेशा नहीं था कि जितेंद्र का काला साया उनके आसपास ही है। मूर्ति के आगे एक तांबे का लोटा रखा हुआ था, जो पानी से भरा हुआ था। पूजा हो जाने के बाद टीले वाले बाबा ने उस जोत में से विभूति निकाली और तांबे के लोटे में डाल दी। बाबा ने वो लोटा उठाया और पूरी कुटिया के बाहर पानी की धार से घेरा बनाने लगे। टीले वाले बाबा ये काम हर रोज किया करते थे। इससे होता ये था कि कोई भी काला साया या कोई भी जंगली जानवर इस घेरे में प्रवेश नहीं कर पाता था, लेकिन जितेंद्र ये बात नहीं जानता था। वो तो बस इस इंतजार में था कि कब टीले वाले बाबा सोए और कब मैं मालती के साए को आजाद करवा दूं। घेरा बन जाने के बाद टीले वाले बाबा ने खाना खाया और बाहर पड़ी लकड़ी की खाट पर बिछौना बिछाकर उस पर सो गए। जैसे ही जितेंद्र ने ये देखा, खुशी से उसकी आंखें चमक गई। जितेंद्र ने तुरंत उड़ान भरी और टीले वाले बाबा की कुटिया की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही जितेंद्र उस घेरे के ऊपर से गुजरने लगा, उसे ऐसा बिजली का झटका लगा कि वो वहां से बहुत दूर जाकर गिरा। जितेंद्र ने बड़ी मुश्किल से अपने होश संभाले। जितेंद्र जब अपनी चेतना में आया तो पहले तो वो समझ नहीं पाया कि ये आखिर उसके साथ हुआ क्या, लेकिन जब उसने अपने दिमाग पर जोर डाला तो उसे कुछ याद आया और उसने अपने आप से कहा, लगता है इस बाबा ने जो पानी से घेरा बनाया था, उस घेरे के अंदर मैं नहीं जा पा रहा हूँ। लेकिन कोई बात नहीं बाबा, कब तक मेरी मालती को अपने पास रख पाओगे? मैं कल फिर लौटूंगा और तुम्हें ये घेरा बनाने ही नहीं दूंगा। ये सोचकर जितेंद्र वहां से वापस चला गया। इधर चंद्रकला, नीति और रेशमी तीनों गहरी नींद में सोई हुई थी। लेकिन जैसे ही आधी रात बीती, एकाएक रेशमी की आंखें खुली। उसने पलटकर देखा तो नीति और चंद्रकला दोनों सोई हुई थी। ये देखकर रेशमी धीरे से उठी और कंबल ओढ़कर दबे पांव वहां से बाहर की तरफ जाने लगी। चंद्रकला और नीति अभी भी सोई हुई थी। बाहर निकलकर रेशमी ने गांव की तरफ नहीं बल्कि गांव से बाहर की तरफ का रास्ता पकड़ा। रास्ते में अंधेरा बहुत गहरा था, लेकिन रेशमी के पास रोशनी के नाम पर कुछ नहीं था। वो उसी अंधेरे में आगे बढ़ रही थी। तभी चलते चलते रेशमी को आभास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसके पैरों की आहट के साथ साथ उसको किसी और के पैरों की भी आहट सुनाई दे रही थी। अब रेशमी को उस आहट से डर लगने लगा था। उसको डर था कि शायद राघव और उसके आदमी उसका पीछा कर रहे होंगे, और अब तो चंद्रकला भी वापस आ गई थी, तो अब तो राघव उसे मरवा भी सकता था। ये सोच के उसकी धड़कनें बढ़ने लगी थी। उसके पसीने छूटने लगे थे, पर अभी भी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पीछे मुड़कर देख सके कि उसका पीछा कौन कर रहा था। लेकिन आखिरकार रेशमी हिम्मत करके पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि आसपास कोई नहीं था। ये देख रेशमी ने मन ही मन कहा, पीछे तो कोई नहीं है, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। कहकर रेशमी फिर से आगे बढ़ने लगी, पर यहाँ रेशमी मात खा गई,
क्योंकि रेशमी का पहला अंदेशा बिल्कुल सही था, लेकिन पीछा राघव या उसके आदमी नहीं बल्कि चंद्रकला कर रही थी। जैसे ही रेशमी ने दरवाजे से कदम बाहर रखे थे, वैसे ही चंद्रकला ने उठकर रेशमी का पीछा करना शुरू कर दिया था। अभी तक रेशमी ने बहुत लोगों को चकमा दिया था, लेकिन अब रेशमी का पाला चंद्रकला से पड़ा था। वो ये नहीं जानती थी कि अगर वो डाल डालती तो चंद्रकला बात बात। चलते चलते रेशमी अब गांव के बाहर की सड़क पर पहुंच चुकी थी और वहां खड़ी होकर किसी का इंतजार करने लगी। चंद्रकला भी रेशमी से कुछ दूर खड़े होकर देखने लगी कि आखिर कौन आने वाला है। तभी कुछ देर बाद एक जीप आकर रुकी और उसमें से औरत उतरी। चंद्रकला ने बहुत कोशिश की, लेकिन एक तो अंधेरा और दूसरा उस औरत ने चंद्रकला की तरफ पीठ की हुई थी, जिसकी वजह से चंद्रकला उस औरत का चेहरा नहीं देख पा रही थी। रेशमी और उस औरत के बीच में काफी देर तक बातचीत हुई। बात पूरी हो जाने के बाद वो औरत वापस जीप में बैठी और वहां से चली गई। रेशमी वापस घर की तरफ कदम बढ़ाने लगी। ये देख चंद्रकला ने दूसरा रास्ता पकड़ा और रेशमी से भी तेज कदम बढ़ाते हुए रेशमी से पहले घर पहुंचकर वापस जाकर सो गई। सुबह के 7 बजे थे। सुबह सुबह राघव अपने कमरे से यामिनी के कमरे की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी आंगन में उसकी नजर रेशमी पर पड़ी, जो हवेली के बाकी लोगों के साथ मिलकर हवेली का काम कर रही थी। रेशमी को देखते ही राघव की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने रेशमी को अपने पास बुलाने के लिए दाई अम्मा को आवाज लगाते हुए कहा, दाई अम्मा, एक गिलास पानी देना। राघव जानता था कि वो दाई अम्मा को आवाज लगाएगा तो रेशमी ही आएगी पानी देने के लिए, और वही हुआ। राघव की आवाज सुनकर रेशमी पानी का गिलास लेकर आई और राघव को दिया। राघव ने पानी पीते बाकी सबसे नजरें चुराकर दबी आवाज में रेशमी से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रेशमी ने धीरे से जवाब देते हुए कहा, मालकिन से बात हुई है कि मैं अब हवेली में छोटे मोटे काम करूंगी, जिसके मुझे थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे। राघव ने दबी आवाज में ही गुस्से से कहा, ये सब पैसों का नाटक बंद करो और जल्दी से जल्दी निकलो यहाँ से। राघव ने गुस्से में पानी का गिलास उसके हाथ में दिया और वहां से यामिनी के कमरे की तरफ चला गया। यामिनी अपने कमरे में परेशान बैठी हुई थी। पत्थरभुज बाबा से मिले हुए 24 घंटे बीत चुके थे, लेकिन यामिनी को अभी भी नहीं समझ आ रहा था कि वो टीले वाले बाबा के यहाँ से वो बोतल किस तरह हासिल करे। इसीलिए उसने योगेंद्र और राघव को अपने कमरे में बुलाया था और उन्हीं का इंतजार कर रही थी। तभी योगेंद्र कमरे में दाखिल हुआ। उसने आते ही पूछा, क्या हुआ यामिनी, इतनी सुबह सुबह क्यों बुलाया? यामिनी ने दरवाजे की तरफ देखा कि राघव अभी तक नहीं आया था। उसने योगेंद्र से कहा, बस भैया राघव भी आ जाए तो बताती हूँ। तभी राघव गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ। जिस रफ्तार से वो कमरे में आया था, उसी रफ्तार से उसने यामिनी से सवाल किया, चाची, आप इस 2 टकी के रुदाली को कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ा रही हो। अब इसे हवेली में घुसाने की क्या जरूरत थी? हाँ, माना कि उसने आपकी जान बचाई है, तो क्या आप उसे गोद ले लोगे? मैं कहता हूँ उसे अभी के अभी यहाँ से निकालो। राघव ने एक ही सांस में सारी बातें बोल दी थी। यामिनी ने राघव से कहा, देखो राघव, अभी इस वक्त तो मैं रेशमी के बारे में सोच भी नहीं रही हूँ, क्योंकि रेशमी के अलावा भी जीवन में बहुत कुछ चल रहा है और तुम हमेशा रेशमी के पीछे ही क्यों पड़े रहते हो? तभी राघव को एहसास हुआ कि वो जल्दी जल्दी कुछ ज्यादा ही बोल गया। उसने बात पलटते हुए कहा, खैर छोड़िए, आप बताइए कि आपने क्यों बुलाया सुबह सुबह? यामिनी ने दोनों की तरफ देखा और कहा, मैं कल पत्थरभुज बाबा के पास गई थी और मेरा शक बिल्कुल सही था। इस पर योगेंद्र ने कहा, कैसा शक यामिनी? यामिनी ने जवाब में कहा, मुझ में कोई काला साया नहीं आया था, बल्कि किसी ने मेरे खाने में कुछ औषधि मिला दी थी, जिससे मेरे पूरे शरीर का संतुलन बिगड़ गया था। ये सुनकर योगेंद्र और राघव दोनों चौंक गए। योगेंद्र ने चौंकते हुए कहा, क्या? लेकिन ऐसा कौन कर सकता है और क्यों करेगा? राघव को पूरा यकीन था कि ये काम जरूर उस रेशमी ने ही किया होगा, लेकिन राघव कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो जानता था कि अगर रेशमी की कोई भी सच्चाई बाहर आई तो उसके साथ साथ वो भी फंसेगा।
इसीलिए उसने चुप रहना ही उचित समझा। यामिनी ने योगेंद्र की बात का जवाब देते हुए कहा, ये सब तो नहीं पता भैया, एक और बात है जिसके बारे में मुझे तुम दोनों से बात करनी है। इस पर राघव ने तुरंत कहा, कहो ना चाची। यामिनी ने अपनी बात रखते हुए कहा, दरअसल बात ऐसी है कि मैंने कल पत्थरभुज बाबा से जिद करी कि मुझे काली शक्तियाँ चाहिए और बाबा मान भी गए, लेकिन इस बार भी उन्होंने जो उपाय बताया है वो भी बहुत मुश्किल है। योगेंद्र ने एक नजर राघव की तरफ देखकर यामिनी से पूछा, ऐसा क्या उपाय बताया है पत्थरभुज बाबा ने? यामिनी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, टीले वाले बाबा जो काला साया बोतल में कैद करके लेकर गए हैं, वो काला साया। ये सुनते ही योगेंद्र और राघव दोनों के होश उड़ गए। दोनों ने एक साथ चौंकते हुए कहा, क्या? यामिनी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, कैसे भी करके वो काला साया लाकर पत्थरभुज बाबा को देना है। योगेंद्र ये सुनकर काफी डर गया था। उसने यामिनी से कहा, यामिनी तुम पागल हो गई हो क्या? पहली बात तो टीले वाले बाबा के यहाँ से वो काला साया लेकर आना असंभव है, और अगर कैसे भी करके ले आए और अगर वो काला साया फिर से आजाद हो गया तो अरे अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। कितनी मुश्किल से तो वो साया कैद हुआ है, अब हमें कोई जोखिम नहीं उठानी चाहिए। योगेंद्र की इस बात में राघव ने भी समर्थन दिया और कहा, हाँ चाची, मामा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उस काले साए को फिर से आजाद कराना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। दोनों की बातें सुनकर यामिनी थोड़ा चिढ़ गई। उसने चिढ़ते हुए दोनों से कहा, तुम दोनों क्या बेवकूफ हो? मैं उस काले साए को उस बोतल से आजाद करने के लिए नहीं कह रही हूँ। हमें बस उस बोतल को ले जाकर पत्थरभुज बाबा को देना है, उसके बाद वो जाने कि उस साए के साथ उसे क्या करना है। यामिनी की बातें सुनकर भी दोनों के चेहरे के भाव अभी भी वैसे ही थे। ये देख यामिनी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं काली शक्तियाँ पाने के लिए कोई भी जोखिम उठाने के लिए तैयार हूँ। अब आप दोनों बताओ कि आप दोनों इस काम में मेरा साथ दोगे या नहीं? यामिनी की इस बात के बाद दोनों के पास यामिनी का साथ देने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। योगेंद्र ने अपनी बात रखते हुए कहा, ठीक है यामिनी, अगर ऐसी बात है तो फिर हम तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हैं। बताओ क्या करना है? योगेंद्र की बात सुनकर यामिनी ने राघव की तरफ देखा तो राघव ने भी हामी में सिर हिलाया। ये देख यामिनी के चेहरे पर फिर मुस्कान आ गई। यामिनी ने दोनों से कहा, देखो ये बात तो सच है कि टीले वाले बाबा के यहाँ से वो बोतल चुराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो किसी के भी मन की बात भी जान लेते हैं, इसीलिए उन्हें बेवकूफ भी नहीं बनाया जा सकता, सिर्फ ताकत से ही उन्हें हराया जा सकता है। जैसे ही यामिनी ने ये कहा, राघव ने तुरंत यामिनी की बात काटते हुए कहा, ताकत से भी नहीं हरा पाएंगे चाची, क्योंकि ताकत चाहे कितनी भी हो, टीले वाले बाबा की शक्तियों के आगे ताकत भी नहीं टिक पाएगी। ये सुनकर यामिनी भी फिर से चिंता में आ गई, क्योंकि राघव बिल्कुल ठीक कह रहा था। चाहे सामने 10 आदमी ही क्यों ना हो, टीले वाले बाबा एक ही झटके में सबको भस्म कर सकते थे। यामिनी ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा, तो तुम ही बताओ राघव, क्या किया जा सकता है फिर? सब लोग अपने अपने दिमाग पर जोर डालने लगे। तभी योगेंद्र के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई और उसने फटाक से कहा, मिल गई तरकीब, और ऐसी तरकीब है कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ये सुनते ही यामिनी ने तुरंत पूछा कि क्या भैया, जल्दी बताइए। योगेंद्र ने यामिनी और राघव को पूरी तरकीब बताई कि कैसे वो टीले वाले बाबा के यहाँ से वो बोतल चुराएंगे, जिसे सुनकर यामिनी काफी खुश हो गई। अंदर सब लोग खुश थे, लेकिन तीनों ही इस बात से अनजान थे कि बाहर खड़ी रेशमी ये सब बातें सुन रही थी और मुस्कुरा रही थी। बोतल की फिराक में सिर्फ यामिनी ही नहीं थी, बल्कि जितेंद्र भी उतनी ही शिद्दत से था। रात होते ही वो वापस टीले वाले बाबा की कुटिया के बाहर पहुंच चुका था। टीले वाले बाबा भी अपनी दिनचर्या के हिसाब से काली माँ की पूजा समाप्त करके लोटे में विभूति डालकर उस पानी का घेरा बना रहे थे। जैसे ही बाबा ने घेरा बनाना शुरू किया, जितेंद्र उड़ता हुआ गया और कुटिया के सबसे नजदीक नारियल के पेड़ पर बैठ गया, जिस पर काफी नारियल भी लगे हुए थे। जितेंद्र बाबा को ध्यान से देख रहा था। पानी का घेरा पूरा होने ही वाला था, बस आखिरी 1 फीट बचा था। तभी जितेंद्र ने
पेड़ की डाली को जोर से हिलाया, जिससे एक नारियल जोर से जाकर मटके पर गिरा और मटका फूट गया। मटका फूटने की वजह से बाबा का ध्यान उस तरफ गया और बाबा घेरा पूरा किए बगैर ही उस तरफ चले गए, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। बाबा को अब ये लगा कि उन्होंने घेरा पूरा कर दिया था। यही सोचकर वो अपने दूसरे काम में लग गए और ऊपर बैठा जितेंद्र ये देखकर मुस्कुरा रहा था। क्या जितेंद्र आज कुटिया में प्रवेश करके मालती को आजाद कर पाएगा या यामिनी अपने मंसूबों में